नमस्कार। आज की कहानी सुनाने से पहले मैं आपको पिछली कहानी का कुछ सवाल जो थे, बहुत सारे मेल आए, बहुत सारे फ़ोन आए जो दोस्तों के पास मेरा नंबर था कि अभी का क्या अपडेट है अमरोह वाली कहानी का। तो वैसी है स्थिति जैसी कहानी बताई थी। अभी कोर्ट कचहरी में मैटर है, जैसे हमारे यहाँ जुडिशरी में सिस्टम है। उम्मीद है जल्दी ही कानून के आदेशों का पालन होगा, न्यायालय के आदेशों का पालन होगा। आज एक ऐसी कहानी में लेके आया हूँ जो कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों पर, हमें पारिवारिक रिश्तों में सोचने को मजबूर कर देती है। कैसे एक प्यार का रिश्ता नफ़रत में बदल जाता है और अंजाम इतना भयावह कि हम सुन के ही स्तब्ध रह जाते हैं। और मैं तो एज ए पत्रकार उस घटना में पता लगने के बाद गया भी, मुलजिम से मिला भी। अभी भी मुझे मेरे जहन में वो कहानी सुनाते हुए उस 2010 की घटना के कई विजुअल दिमाग में है। और जितने भी कहानी सुनाने वाले, क्राइम की खास तौर से कहानी सुनाने के बाद कुछ समय तक डिस्टर्ब रहता है इंसान, लेकिन फिर भी पैसा है, हमें अपने पैसे के साथ न्याय भी करना है। कहानी शुरू होती है 1992 से। 1992 में राजेश गुलाटी और अनुपमा प्रधान साथ पढ़ते थे। राजेश गुलाटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुआ, अनुपमा ने भी अपनी तैयारी की और नौकरी पाई। 1992 से दोनों लोग 99 तक, 1992 का शुरू हुआ प्यार 99 तक चला आया और उनके प्यार को आखिर मोहर लगने जा रही थी। 99 में उन दोनों की शादी हुई। शादी के लगभग कुछ समय बाद ही दोनों लोग अमेरिका चले गए और एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर राजेश गुलाटी अमेरिका में जॉब कर रहा था। वो खुशहाल था। लगभग 7 साल बाद 2006 में राजेश गुलाटी और अनुपमा गुलाटी के यहाँ खुशखबरी आई और जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। अपने बच्चों के साथ दोनों लोग बड़े खुश थे। उनको चूँकि 6-7 साल वहाँ रहते हुए हो गए थे, बच्चे हुए, जिम्मेदारियाँ बढ़ी, तो अपना देश याद आने लगा, जो अक्सर बहुत सारे जोड़ों के साथ होता है। पैसा कमा के वापस हिंदुस्तान आने की तरफ हम लोग आते हैं। 2006 में बच्चे हुए, 2008 में दोनों लोग वापस दिल्ली आ जाते हैं और दिल्ली कुछ समय दिल्ली में रहते हैं। राजेश गुलाटी कलकत्ता कुछ समय जॉब करता है और वापस मियाँ बीवी देहरादून शिफ्ट हो जाते हैं और एक 2 कमरों का घर देहरादून में लेते हैं। ठीक ठाक ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन कहते ना कि किसी रिश्ते पे किसी की नज़र लग जाती है। इसमें इन्होंने खुद ही ऐसी गलतियाँ की कि कहीं ना कहीं सात फेरों का जो एक रिश्ता होता है, गठबंधन भरोसे का, विश्वास का, प्यार का, दोनों ने ही कहीं ना कहीं उसका उल्लंघन किया और पति पत्नी और वो यानी तीसरे शख्स या तीसरी महिला की एंट्री होती है और दोनों ही अपने प्यार के रिश्ते को, जो उनकी जिम्मेदारी थी, बच्चों की जिम्मेदारी थी, परिवार की जिम्मेदारी थी, उस सब को भुला के दूसरी दुनिया में रहने लगे। और उसका असर यही हुआ जो हर घर में होता है, हर रिश्ते में होता है, हर परिवार में होता है। झगड़ा होने लगा। झगड़ा धीरे धीरे बढ़ते हुए कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, चौकी तक गया
2008 में जब झगड़ा हुआ, 9 में झगड़ा हुआ, तो अलग अलग रहने का दोनों ने फैसला किया और 20,000 रुपये महीना राजेश गुलाटी पे तय किए गए कि वो अपनी बीवी को मासिक खर्च देगा। लेकिन बच्चों की परवरिश के वजह से दोनों एक साथ रह रहे थे, एक घर में रह रहे थे, लेकिन पति पत्नी की तरह नहीं रह रहे थे। उस बीच छोटी मोटी झगड़े में पुलिस की जब एंट्री होती है तो पुलिस बकुल राजेश गुलाटी, पुलिस ने अनुपमा की शिकायत पर राजेश गुलाटी के साथ मार पिटाई की, जिससे वो डर गया। उसका असर ये हुआ कि उसके मन में अनुपमा के प्रति भी घृणा रहने लगी और पुलिस से एक डर की वजह से वो जो एक रूटीन नॉर्मल ज़िंदगी किसी इंसान को जीनी चाहिए वो नहीं जी पा रहा था। 17 अक्टूबर 2010 की शाम को अचानक से अनुपमा गायब हो जाती है। बच्चे पूछते हैं तो राजेश गुलाटी बोलता है अपने बच्चों को कि मम्मी तुम्हारी नानी के यहाँ गई है। छोटे थे बच्चे, बच्चों को उतना ज्ञान नहीं था और ये दिन चलता रहता है। धीरे धीरे 55, 56, 57 दिन गुजर जाते हैं। इस बीच ससुराल से लगातार राजेश गुलाटी पे फ़ोन आ रहा था कि अनुपमा कहाँ है। वो बोलता है अनुपमा नाराज़ होके कहीं चली गई है और मना किया है कांटेक्ट ना करने को, फ़ोन ना करने को, तो आ जाएगी। लेकिन माँ को यानी बच्चों की नानी को कुछ शक होने लगता है। तो अनुपमा के भाई सुजान प्रधान को दिल्ली से देहरादून भेजा जाता है कि एक बार अपनी बहन से मिल के आओ, पता करके आओ कहाँ है क्या है, जीजा से मिल के आओ। 17 अक्टूबर 2010 से गायब अपनी बहन को ढूंढने के लिए सुजान प्रधान 11 दिसंबर 2010 को देहरादून आता है। अपने बहनोई यानी जीजा राजेश गुलाटी से मिलता है, बच्चों से मिलता है, अपनी बहन के बारे में पूछताछ करता है। और राजेश गुलाटी का वही रटा रटाया कि कहीं गई है नाराज़ होके, तुम्हें तो पता ही है वो झगड़ती रहती है, आ जाएगी। तो उसने कहा ऐसा करते हैं कि गुमशुदगी की दर्ज कराने के लिए थाने तक चलते, क्या पता उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। और अपने बहनोई को मजबूर करता है कि ठीक है। उस बीच राजेश गुलाटी तैयार होने के बहाने बाथरूम में जाता है और जैसे ही बाथरूम में जाता है सुजान के पास मैसेज आता है कि भाई तुम मुझे ढूंढने की कोशिश मत करो, मैं अभी इतनी जल्दी वापस नहीं आऊँगी और तुम घर जाओ। वो देखता है अभी तो मैं आया था और 50 दिन से हम कोशिश कर रहे, फ़ोन बंद है, और अभी हम चौकी जाने के लिए, थाने जाने के लिए बात की, अचानक से उसके पास मैसेज आता है। उसे कहीं ना कहीं डाउट होता है कि राजेश अभी तो बाथरूम गया था और बाथरूम में जानते ही कैसे अनुपमा का फ़ोन उतनी देर के लिए ऑन हुआ और मैसेज आया कि वो, लेकिन चुप रहता है, समझ जाता है कुछ गड़बड़ है। राजेश के साथ वो थाने जाता है। थाने जाके कंप्लेंट लिखाते हैं कि ऐसे ऐसे मेरी बहन इतने इतने दिन से गायब है, ये मेरे जीजा जी है और मिल नहीं रही है। और कहीं ना कहीं पुलिस को बातों ही बातों में शक जताता है अपने बहनोई यानी राजेश गुलाटी पे। इस पे मुझे डाउट है, ऐसे ऐसे वो मैसेज की कहानी बताता है। उस बीच पुलिस तहकीकात के लिए घर आती है, 2-3 सिपाहियों के साथ, तेज तर्रार इंस्पेक्टर रावत, जब तत्कालीन कोतवाल 2010 में घर का मुआयना करते हैं। नॉर्मल 2 कमरों का घर, बच्चों से बातचीत करते हैं, राजेश से बातचीत करते हैं, अनुपमा का फ़ोटो देखते हैं। फ़ोटो देख के और फ़ोटो लेके जब चलने लगते हैं तो इंस्पेक्टर साहब की अचानक नज़र पड़ती है कि घर में एक डीप फ्रीज़र रखा है। डीप फ्रीज़र ऐसा जो रूटीन में घरों में नहीं होते, घरों में फ्रिज होता है, हमारे आपके घरों में फ्रिज है। डीप फ्रीज़र जो रेस्टोरेंट में होता है या कॉमर्शियल यूज के लिए होता है, वो डीप फ्रीज़र उस घर में क्या कर रहा है और ताला लगा हुआ। तो ठिठक जाती है पुलिस। अब खोलने के लिए जैसे ही वो कहते हैं चाबी तो अनुपमा के पास है, अनुपमा 50 दिन से गायब है, चाबी को लेके गई तो घर में होगी भाई, देखो आप।
वो राजेश हट जाता है कि नहीं जी, चाबी तो अनुपमा के पास है। पुलिस थोड़ा दबाव देती है तो वो चाबी ला के रख देता है कि ये लो जी चाबी और देख लो इसमें क्या है। पुलिस ताला खोलती है तो देखती है डीप फ्रीजर में काली पॉलीथीन से डीप फ्रीजर कुछ पैकेटों के साथ भरा रखा है। उसने पूछा क्या है ये? उसने कहा जी मटन है। अब बहुत सारे लोग मटन खाते हैं, रखते हैं फ्रिज में, लेकिन डीप फ्रीजर में इतना सारा मटन। तो एक पॉलीथीन निकालती है, बर्फ़ से पॉलीथीन जमी हुई थी, पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ था। थोड़ी देर उसको पिघलाते हैं, एक पैकेट खोलते, 2 पैकेट खोलते। पुलिस समझ नहीं पाती किस तरीके का मटन का साइज है, मटन कैसा है ये। आखिर तीसरी चौथी पॉलीथीन में एक इंसानी हाथ की उंगलियां पुलिस देखती है और पुलिस वो उंगलियां देख के आप समझिए कि पुलिस के पैरों तले ज़मीन निकल जाती। ऐसा मंजर पुलिस ने कभी शायद नहीं देखा होगा अपने जीवन काल में कि घर के अंदर एक फ्रिज रखा है, फ्रिज में पॉलीथीन 30 से 35 शायद 36 पॉलीथीन के टुकड़े उस टाइम बरामद किए थे। अब पुलिस उससे कहानी पूछती है, बात बताओ क्या है, और उसे पकड़ के कोतवाली ले आती है। पूछताछ होती है तो वो कहानी बताता है। कहानी इस तरीके से थी कि 17 अक्टूबर 2010 की शाम को मैं घर आया। अनुपमा ने मेरे साथ पैसे 20,000 रुपये मुझे कम पड़ रहे हैं और तुम पैसे बढ़ाओ। मैं 20,000 में मानूंगी नहीं, मेरा खर्चा नहीं चलता है। उसने कहा नहीं, मेरे पास इससे ज़्यादा पैसे नहीं हैं, और इस बात थोड़ी कवासुनी हो जाती है। कवासुनी होते हुए धक्का लगने से उसका सर पीछे बेड में या किसी चीज़ में लगता है और वो बेहोश हो जाती है। राजेश गुलाटी डर जाता है। डर क्यों जाता है, जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ। डर इसलिए जाता है, उसे लगता है ये होश में आएगी और पुलिस के पास जाएगी, पुलिस उसको फिर से पीटेगी, क्योंकि पुलिस 1 बार 2 बार उसकी पिटाई अनुपमा की शिकायत पे कर चुकी थी। वो डर जाता है कि ये फिर होश आएगी और पुलिस के पास जाएगी। पिटाई के उस भय से वो ठान लेता है ऐसा जो सपने में भी नहीं सोचा जाता। वो अपने बेड से तकिया उठाता है, उसके मुंह पे रखता है और बैठ जाता है। वो तब तक दबाए रखता है जब तक अनुपमा का दम घुट नहीं जाता, सांसें निकल नहीं जाती, यानी वो मर नहीं जाती। जब वो सुनिश्चित कर लेता है कि अब सांसें नहीं चल रही है, उठा के बाथरूम में रख देता है। पूरी रात वो सोचता है कि इस डेड बॉडी का क्या करूं। सुबह बच्चों को स्कूल भेजता है और अपने कमरे से थोड़ी दूर खड़ी हुई गाड़ी तक वो डेड बॉडी उठा के नहीं ले जा पाता। उसे डर था पड़ोसी देख लेंगे, पकड़ा जाएगा। इसी उधेड़-बुन में 2 दिन गुजर जाते हैं, यानी शाम तक हो जाता है। शाम होते होते अब बाथरूम में रखी डेड बॉडी से स्मेल आने की डर भी था। उधर बच्चे स्कूल से आते, मम्मी के बारे में पूछते हैं। सुबह उन्होंने पूछा मम्मी कहीं गई है, उन्होंने बताया। फिर पूछते हैं, उन्होंने कहा मम्मी नानी के यहाँ चली गई। और अब उस डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए राजेश ऐसा कुछ प्लान करता है जो उस मर्डर से भी भयावह था, जो उस वक्त 2010 में देश दुनिया में हर टीवी में, हर अखबार में, हर इंसान जिसने सुना वो दहल गया। वो बाजार जाता है, एक बड़ा डीप फ्रीजर लाता है, जो मैंने आपको बताया। वो डीप फ्रीजर में वो डेड बॉडी रख देता है। डीप फ्रीजर ऑन रहता है, स्मेल बंद हो जाती है, बाथरूम साफ कर देता है। और जब बच्चे स्कूल जाते हैं या रात को, वो ये सोचता रहा मैं क्या करूं। 2 दिन 3 दिन गुजर जाते हैं इस कहानी में। अब वो बाजार जाता है दोबारा से और कटर, पत्थर काटने वाला एक कटर लेके आता है और कटर से धीरे धीरे कई रात में अपने ही बीवी के 72 टुकड़े कर देता है। उन 72 टुकड़ों के लिए काले रंग की पॉलीथीन लेके आता है, जो हम अक्सर कूड़े में यूज करते हैं। और जितनी जितनी पॉलीथीन में आता रहता है उसमें वो फ्रीजर में रखता जाता है।
उसे अब वो संतुष्ट हुआ, उसके दिमाग में ये है कि मैं एक एक पॉलीथीन को उठाऊंगा और कहीं दूर जंगल में फेंकता रहूँगा। और हैरानी की बात देखिए कि वो पॉलीथीन उन बच्चों के साथ स्कूटी पे लेके जाता है, उन्हीं की माँ के टुकड़े, और जंगल में डाल के आता है। हर दिन हर रोज़ जब भी घूमने जाता है, बच्चों को आइसक्रीम खिलाने ले जाता है, घुमाने जाता है, अकेले भी जाता है। 72 टुकड़े करता है और 10-12 बैग वो डिस्ट्रॉय करता है मसूरी के जंगलों में और दूसरी तरफ जहाँ जहाँ भी हो गया। पुलिस उसको मौके पे लेके जाती है, वो वहाँ तलाश कराता है जहाँ जहाँ वो गए थे। कुछ टुकड़े बरामद होते हैं, कुछ जंगली जानवरों ने खा लिए, कुछ सही निशानदेही नहीं मिल पाती। वो इस तरीके से वो टुकड़े बरामद करके सारे एविडेंस वो बरामद करती है और पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। सुजान प्रधान की एक कंप्लेंट दर्ज होती है। इस तरह के एक पति पत्नी का एक प्यार भरा रिश्ता ख़त्म हो जाता है। ये अंजाम तक जाएगा, कभी भी नहीं होना चाहिए। हम सब शादीशुदा लोगों को, सभी लोगों को ये समझना चाहिए कि मियाँ बीवी के झगड़े भी होते हैं, बहुत सारे समाधान हैं। अगर नहीं रह सकते तो अलग हो सकते हैं, जैसे कि वो भी जा रहे थे। पुलिस को समझना चाहिए था। पुलिस ने अगर उसके साथ अनुपमा की शिकायत पे मार पिटाई नहीं की होती तो उसके अंदर वो डर नहीं होता, तो वो अगर वो चोट लग भी गई थी तो शायद इलाज हो जाता, ठीक होती, अलग रहती। लेकिन उसके मन में वो भय कि पुलिस फिर से उसको मारेगी, तो उसने उस घायल महिला को अपनी बीवी का दम घोट दिया और फिर जो भी इस हद तक गया, जो मर्डर से भी ज़्यादा भयावह है। आज बच्चे 17-18 साल के हो गए, उम्र कैद की सज़ा है, देहरादून जेल में है। अभी हाल ही में जमानत पे है हाई कोर्ट से। कल ही खबर आई थी, हमने ये खबर से पुष्टि की कि हाई कोर्ट ने उसको कुछ बीमारी के इलाज के लिए 45 दिन की जमानत अवधि उसकी बढ़ाई, क्योंकि कल यानी 21 सितंबर 2022 को वापस जेल जाना था। और कल वो हाई कोर्ट से एक आदेश उसको मिला है कि 45 दिन वो और रह के अपना इलाज कराए। बच्चे अपने मामा के पास है। हम सबको इस सब का चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कभी भी गुस्सा नहीं करे, गुस्सा हो जाए तो उस हद तक जो चीज़ों का समाधान, अगर वो आज अलग होते तो अपने अपने बच्चों के साथ होते। बच्चे बड़े हो गए हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके कोई सुझाव हो, आप हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार, जय हिंद।